बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 फटाफट से देखते हैं इसको। सबसे पहले कहता है सर आप एक बार बताइए इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 की जब हम बात करते हैं, एक चीज जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा इसमें से कुछ मत पढ़िएगा। आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपका सारा का सारा कोर्स कवर हो जाएगा जो आपके पेपर में कोर्स में है। सबसे पहली चीज कहता है कि सर ये जो एक्ट है ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, इसमें स्केड्यूल्स भी दे रखे हैं, ये कंसोलिडेट करके बना है पुराने लॉ को, ठीक है, लेकिन ये सारी बातें बेकार है, ये काम की बात है। इट इज अ फिस्कल लेजिस्लेशन। ये वर्ड आपने कभी किसी और कानून में सुना है? किसी और कानून में आपने कभी ये वर्ड सुना है कि टीचर ने बोला इट इज अ फिस्कल लेजिस्लेशन? जल्दी बताइए, क्या कभी आपने ये सुना है कि इट इज अ फिस्कल लेजिस्लेशन? कभी भी किसी और कानून में, कंपनीज एक्ट में सुना हो, सेल ऑफ गुड्स में सुना हो, या आपने कभी अपना डॉर्मेंट कंपनी में सुना हो, कहीं पर भी सुना है कि इट इज अ फिस्कल लेजिस्लेशन? रजिस्ट्रेशन एक्ट में सुना हो ना? कहीं भी नहीं सुना। फिस्कल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? फिस्कल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी मींस एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कहते हैं फिस्कल लेजिस्लेशन है, इसका मतलब क्या है? फिस्कल लेजिस्लेशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है या रेवेन्यू से। किससे रिलेटेड है? सरकार के रेवेन्यू से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, आप सबको पता है कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने जाते हो अपने नाम पे, यस। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है जिसका नाम होता है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी, जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी को बाय किया यहां से 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, और यहां से प्रॉपर्टी बाय करने से 4 महीने के अंदर अंदर मुझे रजिस्ट्री करवानी होती है। याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक आप स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर्टी सरकार आपके नाम पे नहीं करेगी। होता क्या है, हम कोई भी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, मैं अगर बात करूं तो मैंने पिछले 3 साल में तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज को बाय किया है। पांचों प्रॉपर्टीज का सेम प्रोसीजर है। हमें क्या जाना पड़ता है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, एक गुड़गांव में ली है मैंने, 2 तिलक नगर में ली है, एक जनकपुरी में ली है, एक द्वारका में ली है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने ली है, तो जो प्रॉपर्टी है उसका जो सब रजिस्ट्रार है, हमारे एरिया का जो सब रजिस्ट्रार होता है, जिसके जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, हमको वहां जाना पड़ता है। हमको वहां जाना पड़ता है। सर इज इट 1899 है बेटा? इट्स 1899, 1899, 1899 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, और सब रजिस्ट्रार के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करता है। लेकिन रजिस्टर करने से पहले वो ये देखता है कि क्या हमने स्टैंप ड्यूटी पे की है कि नहीं। अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी है तो सब रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करेगा। तो अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बोलना चाहूं तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। इसके बाद स्टैंप एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अंदर हम स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे इंस्टीट्यूट की बेवकूफ़ी है कि ये दोनों चैप्टर्स को जनरल लॉ में पढ़ाया जाता है, इसको ईबीसीएल में सेकंड मॉड्यूल में डाल दिया गया है। एक्चुअली में इस चैप्टर को हमें पहले पढ़ना चाहिए, पहले इंडियन स्टैंप एक्ट से भी पहले पढ़ना चाहिए, बट ठीक है अब इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता तो क्या करेंगे। तो क्या हमें फिस्कल लेजिस्लेशन का मतलब समझ आ गया? जल्दी बताइए, क्या हमें फिस्कल लेजिस्लेशन का मतलब समझ आ गया कि सरकार को रेवेन्यू मिलता है, और छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सुनो सुनो सुनो। अगर एक प्रॉपर्टी को हर स्टेट में ना 5 से 8% के बीच में स्टैंप ड्यूटी होती है, हर स्टेट में 5 से 8% के बीच में स्टैंप ड्यूटी है। एक चीज बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, एक चीज बता रहा हूं प्लीज सुनिए। अगर एक प्रॉपर्टी को 20 टाइम्स सेल परचेज कर दिया गया तो कहना इसे सरकार ने तो पैसे निकाल लिए। सोचो, एक प्रॉपर्टी की सेल अगर 20 बार हो गई तो कहना इसे सरकार को तो उस प्रॉपर्टी के पूरे पैसे मिल गए, हाँ या ना? क्योंकि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5% की स्टैंप ड्यूटी है मिनिमम, तो 5 लाख रुपए तो आपको सरकार को देने ही पड़ेंगे। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट? यहां तक बताइए किसी को भी कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चलें जी आगे, राइट। तो देखिए कहता सर ये बताइए जो स्टैंप एक्ट आया है ये क्यों आया है? कहता सर सबसे पहली बात तो ये कि स्टैंप एक्ट जो है ये आप पे एक मैंडेटरी लायबिलिटी लगाता है। आप पे एक मैंडेटरी लायबिलिटी है कि अगर आपको 1 करोड़ की जगह खरीदनी है तो आपको एक बार बताओ, 1 करोड़ की जगह अगर आपको खरीदनी है तो आपको 1 करोड़ रुपए अपने पास रखने पड़ेंगे या 1 करोड़ 5 लाख? जी 1 करोड़ 5 लाख। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी के आपको पहले से निकाल के रखने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, फ्रॉड नहीं होते, स्टैंप ड्यूटी से फ्रॉड नहीं होते। मतलब क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जब आप प्रॉपर्टी लोगे तो उसे रजिस्टर कराओगे अपने नाम पे, रजिस्टर कराओगे तो वो आपके नाम पे हो जाएगी, तो उसे कोई और बेच नहीं पाएगा, तो फ्रॉड नहीं होंगे। लेकिन रजिस्टर कराने के लिए स्टैंप ड्यूटी जरूरी है, तो इसलिए कहता है टू मिनिमाइज फ्रॉड स्टैंप ड्यूटी, टू मिनिमाइज फ्रॉड रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी इज नेसेसरी। तो आपको स्टैंप ड्यूटी तो पे
करनी ही पड़ेगी। इससे कहता है सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। हाँ जी, टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी टू दी ट्रांजेक्शन। आपने कई बार सुना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे सेल परचेज हो रखी है, सुना आपने कभी? भाई ये प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री है ना, भाई रजिस्ट्री तो नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है, तो आपको कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। कहता था स्टैंप ड्यूटी यूनियन लिस्ट में आता है एंट्री 91 में, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो स्टेट लिस्ट है उसमें एंट्री 63 है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्य के हिसाब से अपनी अपनी स्टैंप ड्यूटी जो है उसका जो कलेक्शन है वो कर सकती है। आपको पता ना, ये अगर हम स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो ये स्टेट रेवेन्यू है, पता है आपको? स्टैंप ड्यूटी इज अ स्टेट रेवेन्यू, याद रखिएगा ये बात। स्टैंप ड्यूटी इज अ स्टेट रेवेन्यू, प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जब हम स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, दोनों में शेयर होता है स्टैंप ड्यूटी, लेकिन वो किस प्रोपोर्शन में शेयर होता है वो डिपेंड करेगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूपी में बहुत सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, गोवा में बिल्कुल नहीं जाता है, दिल्ली के अंदर जाता है, तो इस तरीके से। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक वर्ड सुना है म्यूटेशन? आप लोगों ने कभी एक वर्ड सुना है म्यूटेशन? जल्दी बताइए प्लीज। कभी आप लोगों ने म्यूटेशन नाम का वर्ड सुना है? हाँ या ना में जल्दी बताइए। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? इधर सुनिएगा, इधर ध्यान से। जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो क्या आप रजिस्ट्री कराते हो उसकी जाके? हाँ जी, रजिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में होती है। अच्छा ओके, तो फिर तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड, क्या इनके रिकॉर्ड्स में भी जाके आपको अपना नाम चेंज करवाना पड़ेगा हाउस टैक्स वगैरह के लिए? यस, तो वहां पर म्यूटेशन होता है, याद रहेगा। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? म्यूटेशन का प्रॉपर्टी की म्यूटेशन, साइंस वाला म्यूटेशन नहीं, कोरोना वायरस वाला म्यूटेशन नहीं। म्यूटेशन का मतलब होता है जब आप राज्य सरकार के रिकॉर्ड में, म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में जाते हो और वहां पर जाके अपने चीजों को बदलवाते हो, चेंज कराते हो, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। याद रहेगी बात, याद रहेगी। म्यूटेशन मींस आपने किसी से घर खरीदा, तो जब आपने घर खरीदा तो आपने अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली, वो रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन हाउस टैक्स तो आपने देना हर साल, हाउस टैक्स आपने देना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हाउस टैक्स आपने देना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उसके रिकॉर्ड में भी आपका नाम आना चाहिए, दैट इज नोन एज म्यूटेशन, राइट। तो सर ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आती है। अब देखिएगा इधर कुछ लीगल टर्म्स है यहाँ पे, देर आर सर्टेन लीगल टर्म्स जिनकी हम बात करते हैं। सुनिए, यहाँ पर एक लीगल टर्म आती है डॉक्यूमेंट, एक आती है इंस्ट्रूमेंट, एक आती है डीड। क्या इन तीनों में फर्क पता है हमको? क्या डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड में हमें फर्क पता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनीथिंग रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर, कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। क्या करेंसी नोट एक डॉक्यूमेंट है? यस, क्योंकि वो कागज होता है और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो कोई भी कागज जिस पर कुछ भी लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट के लिए दो चीजें होना जरूरी है, पेपर और पेपर पे कुछ लिखा हुआ हो, चाहे एक फुल स्टॉप ही क्यों ना हो, चाहे एक सिंपल बिंदु, एक डॉट ही क्यों ना हो, इवन देन वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्योंकि उस डॉट का, उस बिंदु का कोई मीनिंग हो सकता है। लेकिन इसके बाद कहता है इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कहता है इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कागज होता है जिस पर कुछ लिखा होता है लेकिन उससे राइट और लाइबिलिटी क्रिएट होता है। होता तो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब यही पेपर, एंड पेपर पे कुछ लिखा हुआ होता तो यही है, लेकिन कहता है उसके साथ एक चीज और होती है, क्रिएशन ऑफ राइट और लाइबिलिटी। अब आप सोचो, आपके हाथ में अमित वोरा लॉ क्लासेस का पैम्फलेट है। अब आपके हाथ में अमित वोरा लॉ क्लासेस का पैम्फलेट है, क्या वो कागज है? यस। क्या उस पर कुछ लिखा हुआ है? यस। तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? राइट। लेकिन क्या वो कोई राइट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है? नहीं सर, उससे कोई राइट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन आपने मुझे फीस का चेक दिया, जब आपने फीस का चेक दिया, क्या वो कागज है? यस। जो कागज है क्या उससे उस पर कुछ लिखा हुआ है? यस। चेक पे लिखा हुआ है, क्या वो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है? यस, मेरा राइट टू पेमेंट है, आपकी लाइबिलिटी टू पेमेंट है, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट? सर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट मींस ऐसा पेपर जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट मींस ऐसा पेपर जिस पर कुछ लिखा हुआ है और जिससे राइट और लाइबिलिटी क्रिएट होता है। कैन आई से डॉक्यूमेंट के दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट के तीन? जल्दी बोलिए। कैन आई से डॉक्यूमेंट के दो एसेंशियल एलिमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट के तीन? यस सर। डीड क्या होता है? कहता है डीड एक इंस्ट्रूमेंट होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट होती है, मतलब उसमें ये तीन चीजें होती हैं।
लेकिन दोनों पार्टी साइन करते हैं गवाहों के सामने। अब आप सोचो पार्टनरशिप डीड का एग्जांपल ले लो, सेल डीड का एग्जांपल ले लो, जो लेना ले लो, क्या वो कागज पे बनती है? यस। क्या वो रिटर्न होती है? यस। तो मतलब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो गए डॉक्यूमेंट के। क्या उससे राइट और लायबिलिटी क्रिएट होता है? यस। तो ये हो गए तीनों मिला के इंस्ट्रूमेंट। क्या उसे पार्टी साइन करती है, पार्टनर साइन करते हैं? यस। क्या गवाहों के भी साइन होते हैं? यस। तो अगर ये पांचों एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? डीड। तो कोई भी चीज जिसमें पांचों एलिमेंट्स हो उसको डीड बोलते हैं। तो डीड के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है, याद रखिएगा ये बात। डीड के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो? सबसे पहला पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, उससे राइट और लायबिलिटी क्रिएट होता है, पार्टीज के साइन, गवाहों के साइन। बच्चा कह रहा है सर कंपनी लॉ में हमने SH4 पढ़ा हुआ है। बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर। SH4 एक इंस्ट्रूमेंट है। नहीं बेटा, SH4 तो डीड है। डीड है तो इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही। क्यों सर SH4 डीड क्यों? क्योंकि SH4 ट्रांसफर डीड है ना। तो ट्रांसफर डीड में ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप SH4 को इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलोगे, डीड बोलोगे। हाँ, वो बात अलग है, डीड है तो इंस्ट्रूमेंट होगी, लेकिन SH4 इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ी सी गलत स्टेटमेंट है। SH4 इज अ डीड, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एम आई क्लियर विद दिस? क्लियर है जी ये बात? चलें जी आगे। डन। बच्चा कह रहा है सर कल कौन से सब्जेक्ट की लास्ट डे रिवीजन है? कल बेटा मैंने सेकंड मॉड्यूल किया ना। पेपर से 2 दिन पहले मैं रखता हूं हमेशा, ताकि 1 दिन पहले आप खुद सेल्फ स्टडी कर सके। कल के दिन में आप अपनी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार कल शाम को मैं आपकी जो SLCM है सिक्योरिटी लॉ, उसकी रिवीजन कराने वाला हूं। अच्छा इधर देखिएगा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। कन्विंसिंग का क्या मतलब होता है? सुनिएगा बड़े ध्यान से, प्लीज सुनिए। एक वर्ड होता है ड्राफ्टिंग, एक वर्ड होता है ड्राफ्टिंग, और एक वर्ड होता है कन्विंसिंग। दोनों में फर्क पता है आपको क्या होता है? जल्दी बताऊं। एक वर्ड होता है ड्राफ्टिंग, एक वर्ड होता है कन्विंसिंग। दोनों में फर्क समझ लो। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया। तो दोनों में फर्क क्या है? सुनिए। जब भी हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिससे इमूवेबल प्रॉपर्टी का कनेक्शन हो, उसे कन्विंसिंग बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब हम कुछ ड्राफ्ट करते हैं तो उसे हम कन्विंसिंग बोलते हैं। याद रहेगा, आई रिपीट, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब हम कुछ ड्राफ्ट करते हैं उसे कन्विंसिंग बोलते हैं। मतलब ड्राफ्टिंग प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी इक्वल्स टू कन्विंसिंग। जैसे कि सेल डीड बना रहे हो, लीज डीड बना रहे हो, मॉर्गेज डीड बना रहे हो, ये सब कन्विंसिंग है। पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, लोन अग्रीमेंट बना रहे हो, ये सब ड्राफ्टिंग है। तो क्या ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग में फर्क समझ आया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। डन बेटा, राइट। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब क्या है? ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब होता है स्टैम्प ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू। ड्यूली स्टैम्प मींस स्टैम्प ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू। भाई सिंपल सी बात है ना, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, 5% की स्टैम्प ड्यूटी है, 5 लाख रुपए बनते हैं। आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी 3.5 लाख रुपए की, तो भाई फायदा ही नहीं है। रजिस्ट्रार रजिस्टर ही नहीं करेगा प्रॉपर्टी को। यस और नो? रजिस्ट्रार रजिस्टर ही नहीं करेगा प्रॉपर्टी को। चिन्ह कह रहे हैं सर डीड को रिपीट कर दीजिए। बेटा डीड में 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है ना। पहली बात, क्या कागज है? यस। कागज पे कुछ लिखा हुआ है? यस। जो लिखा हुआ है क्या उससे राइट और लायबिलिटी क्रिएट होते हैं? यस। क्या दोनों पार्टी साइन करते हैं? यस। क्या गवाहों के भी साइन है? यस। तो अगर किसी भी कागज पे, किसी भी चीज में ये पांचों एलिमेंट्स हैं तो ये डीड है। पहले 2 एलिमेंट पेपर और पेपर पे लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के साथ तीसरा एलिमेंट आ गया, कौन सा? क्रिएशन ऑफ राइट और लायबिलिटी। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। इसमें 2 चीजें और आ गई। क्या? पहला, पार्टीज के साइन होंगे, दोनों पार्टी सेलर बायर या जो भी लेसर लेसी हैं, जो भी मॉर्गेजर मॉर्गेजी हैं, उनके साइन होंगे। उसके अलावा गवाहों के साइन होंगे। सिंपल, डन। आशिमा भारद्वाज बोल रही है एग्जाम्पल दे दो एक बार। एग्जाम्पल किसका मांग रहे हो बेटा? आशिमा बेटा किसका एग्जाम्पल मांग रहे हो? कन्विंसिंग एंड, अभी तो मैंने कन्विंसिंग एंड ड्राफ्टिंग का एग्जाम्पल बताया। पता नहीं सुन क्या रहे हो आप लोग, नींद में हो मेरे को लगता है। सेल डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, इसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो क्या है? कन्विंसिंग है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट, लोन अग्रीमेंट, इसमें कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है तो क्या है? ड्राफ्टिंग है। अभी तो बताया मैंने, राइट? ठीक है जी, अभी तो बताया, ऑलरेडी बताया है, रिवाइंड करके देखो, अभी बताया। ठीक है जी, ओके बेटा।
तो यहाँ पे अब हमें ड्यूली स्टैम्प का मतलब भी समझ आ गया। ड्यूली स्टैम्प मतलब स्टैम्प ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू, मतलब जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू बनती है, अगर वो आपने पे नहीं करी है तो गड़बड़ है। अब आप देखिएगा इधर ध्यान से, ये बड़ी सारी डेफिनेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो हमको देखनी है। कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे लिए लीज की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। लीज की डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोहम्मद तालिब पूछ रहे हैं सर सर्कल रेट, बेटा अभी हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, हमारे कोर्स में सर्कल रेट का कोई जिक्र नहीं है, लेना देना नहीं है, अभी क्यों पंगा ले रहा है, कल पेपर है हमारा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, लीज की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है लीज का मतलब होता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में कहता है लीज का मतलब है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मशीन लीज पे लेने को वो लीज नहीं मान रहा, मशीन लीज पे लेने को लीज नहीं मान रहा। इस चैप्टर में लीज का मतलब है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहता है इसके अलावा और क्या क्या आता है इसमें, कहता है पट्टा आता है, कबूलियत आता है, टोल आता है, एंड लीज की एप्लीकेशन आती है। मतलब अब सुनिएगा ध्यान से, पट्टा, कबूलियत, टोल। पहले ध्यान से सुनिए, पट्टा क्या होता है। पट्टे का मतलब होता है जब आप किराए पे जमीन लेते हो, कलेक्टर से उसे पट्टा बोलते हैं, याद रहेगा। जब आप कलेक्टर से किराए पे जमीन लेते हो, जब आप कलेक्टर से किराए पे जमीन लेते हो उसे बोलते हैं पट्टा। ये बात समझ आई। कलेक्टर से जमीन किराए पे लेना इस पट्टा, और वो भी जमीन आप लेते हो फॉर कल्टीवेशन, फार्मिंग के लिए। कबूलियत का मतलब क्या होता है, कबूलियत का मतलब होता है कि मैंने एक लीज डीड बनाई, लेसर लेसी दोनों, लेसर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, मकान मालिक ने, किराएदार ने उसको ओके कर दिया, दैट इज कबूलियत। तो जो एक्सेप्टेड लीज डीड होती है उसे कबूलियत बोला जाता है। एक्सेप्टेड लीज डीड को कबूलियत बोला जाता है। अच्छा, जब आप रोड पे जाते हो तो टोल टैक्स आता है, हाँ जी आता है। क्या टोल उस रोड का होता है, हाँ जी। क्या रोड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। तो क्या उस रोड को यूज करने का किराया आप दे रहे हो, यस, तो वो भी क्या है, लीज है। तो लीज में जो टैक्स आप देते हो, जो टोल रोड आप टोल टैक्स आप पे करते हो गाड़ी चलाने के लिए, कहता है वो भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा कहता है कभी भी आप कोई भी लीज के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, कभी सरकार को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो, वो भी इसके अंदर आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लीज मींस एंड इंक्लूड्स ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज, राइट। पट्टा आता है, पट्टा की खास बात क्या है, कलेक्टर कल्टीवेशन के लिए जमीन दे रहा है आपको, फार्मिंग के लिए। कबूलियत, लेसर ने, मकान मालिक ने अपनी शर्तें लिखी, लेसी ने, किराएदार ने उसको कबूल कर लिया, ओके कर दिया, साइन कर दिया, कबूलियत। टोल टैक्स जो आप पे करते हो वो भी, और सरकार से कभी कभी आप स्पेशल एप्लीकेशन लिख के कोई जमीन किराए पे लेते हो तो वो भी इसके अंदर आएगा। डन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मार्केटेबल सिक्योरिटी की। जब ये डेफिनेशन आती है, जब ये डेफिनेशन आती है तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर देती है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ध्यान से सुनेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी कहने से ऐसी सिक्योरिटी, मार्केटेबल मतलब जो बिकने लायक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ऐसी सिक्योरिटी जो बिकने लायक है, जल्दी बोलो। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब कहना इसे कि ऐसी सिक्योरिटी जो बिकने लायक है, यस सर। लेकिन कहां बिकने लायक है, यहां पर एक कैच है, इन इंडिया और यूके। अब यूके हम कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन भाई यूके में भी अगर कोई सिक्योरिटी बिकने लायक है तो उसे मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलेंगे। इंडियन स्टैम्प एक्ट है, ब्रिटिशर्स का है, उन्होंने इंडिया और यूके दोनों को वहां कंसीडर किया था, और आज तक यहां से यूके वर्ड को हटाया गया ही नहीं है। डन जी, याद रहेगा बच्चे सबको प्लीज, एम आई क्लियर विद दिस। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आ सकती है। इसका मतलब वो चीज जो बिकने लायक है इंडिया में या यूके में, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ सकती है। लीज आ सकता है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी सेक्शन 2 क्लॉज 16A इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोमिसरी नोट की कोई अलग डेफिनेशन है नहीं, प्रोमिसरी नोट की वही डेफिनेशन है जो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बचपन में पढ़ाई जाती है। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जो पैसा देने के लिए होती है, जिसमें एक सर्टेन फिक्स अमाउंट होता है। मेकर बोलता है कि हाँ जी मैं मेकर इसको साइन करता है, और मेकर बोलता है कि हाँ जी मैं बेयरर को, जो भी सामने मेरे ये लेके आएगा या जिसका भी नाम मैंने इस पे लिखा है, मैं उसको इतने पैसे देने को तैयार हूं। क्लियर है जी ये बात। आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो अमाउंट टू सो एंड सो पर्सन, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉमिसरी नोट। आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो अमाउंट टू सो एंड सो पर्सन। चिन्ह में कह रहे हैं यूके, क्यों, क्योंकि भाई लॉ तो ब्रिटिशर्स ने बनाया ना, लॉ तो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है, तो उन्होंने मार्केटेबल सिक्योरिटी में यूके वाली बात भी लिखी हुई है। इसके बाद आगे देखिएगा प्लीज ध्यान से, और कौन सी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। स्टैंप की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है स्टैंप क्या है, कहता है सबसे पहले तो आप एक चीज सोचो, स्टैंप में एडेसिव और इम्प्रेस स्टैंप दोनों आती है। अब ये एडेसिव और इम्प्रेस्ड का क्या मतलब होता है, एक चीज समझिएगा इधर ध्यान से बेटा, ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा,
एडेसिव और इम्प्रेस स्टैम्प क्यों आती है सुनिएगा। जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो या आपने कभी अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह देखा हो तो आपने देखा होगा स्टैम्प पेपर पे होता है। देखा आपने कभी देखा है स्टैम्प पेपर पे होता है एग्रीमेंट। जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे स्टैम्प पेपर पे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा सा स्टैम्प पेपर होता है अगर आपने कभी देखा हो तो। ये देखो, पता नहीं क्लियर है, ये देख रहे हो, देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है ना, ऐसा सा स्टैम्प पेपर होता है, ऐसा सा स्टैम्प पेपर होता है। तो इसमें तो छपा हुआ होता है, इसमें तो छपा हुआ होता है कि हाँ जी ये वाली स्टैम्प ड्यूटी है, इतनी स्टैम्प ड्यूटी है, ये उस पर छपा हुआ होता है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड स्टैम्प, इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड स्टैम्प, दैट इज ओके। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये तो इम्प्रेस स्टैम्प हो गई, एडेसिव स्टैम्प कौन सी होती है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, एडेसिव स्टैम्प कौन सी होती है? एडेसिव स्टैम्प मतलब पेस्टेड स्टैम्प, एडेसिव स्टैम्प मतलब पेस्टेड स्टैम्प, पेस्टेड स्टैम्प मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। लंदन में एक आदमी ने लंदन में ही दूसरे आदमी को इंडिया की प्रॉपर्टी बेच दी। अमित वोरा इंडियन है, आप भी इंडियन हो, हम दोनों लंदन में बैठे हुए हैं और मैंने आपको लंदन वाली इंडिया वाली प्रॉपर्टी बेच दी। आपने कहा ठीक है। तो अब मैंने जब वो प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने कहा पेमेंट मुझे पाउंड्स में ही चाहिए या यूरो में चाहिए या डॉलर्स में चाहिए। आपने कहा ठीक है। तो चाहे ट्रांजैक्शन वहां हुई है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में रजिस्ट्री होगी प्रॉपर्टी की? यस, इंडिया में रजिस्ट्री होगी, तो क्या इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी? यस। लेकिन हमने जब वहां डीड बनाई वहां इंडिया के बाहर, तो हमने तो प्लेन पेपर में बनाई, हमें लंदन में इंडिया का स्टैम्प पेपर कहां से मिलेगा? तो वो इंडिया जब डॉक्यूमेंट आएगा तो इंडिया आने के बाद 3 महीने में उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो इम्प्रेस्ड वाली तो लगेगी नहीं, क्योंकि छपने वाली तो है नहीं। छपने वाली तो तब होती जब हम इंडिया में बनाते, तो पहले लेते और फिर उस पर लिखते। वहां तो हम पहले से लिखा लिखा लाए हैं कागज पे, तो फिर उस केस में कुछ टिकट्स आती हैं। जैसे आप वो चीनी भेजते हैं, अपना क्या नाम है, जैसे हम चिट्ठी वगैरह भेजते हैं तो वो टिकट होती है स्टैम्प ड्यूटी, उसी तरीके से हैवी अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी आती है, उसको हम चिपकाते हैं और हम उसको एडेसिव स्टैम्प बोलते हैं। तो ये बात समझ आया कि एडेसिव स्टैम्प कहाँ चलती है? समझ आ गई बात? कई लोग बोलते हैं एडेसिव स्टैम्प नहीं चलती, बिल्कुल चलती है, आज भी चलती है, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स में चलती है जिनको इंडिया के बाहर बनाया गया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में होगा। क्लियर है बेटा इस बात को? क्लियर है? जो बनी इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा कहता है कोई एजेंसी या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी भी कोई स्टैंप वगैरह बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है, हर सरकार अपना स्टैंप, मतलब जैसे कोई राज्य सरकार की भी स्टैंप होती है, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे से कोई पूछे सर कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो स्टैंप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट की इंपॉर्टेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट है 3, इसके अलावा लीज की इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस मुझे इंपॉर्टेंट लगी है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सर बाय जस्ट रीडिंग योर बुक आई गॉट 68 मार्क्स इन ईबीसीएल। पहली बार मैंने मॉड्यूल पढ़ा था तो 12 नंबर आए थे, दूसरी बार आपकी बुक पढ़ी थी तो 68 आए थे। ओके जी, बच्चा कह रहा है पहली बार मॉड्यूल पढ़ा था तो 12 नंबर आए थे, दूसरी बार आपकी बुक पढ़ी थी तो 68 आए थे। अगर मेरे से पढ़ा होता आपने तो लाइफ में यू वुड हैव बीन अर्निंग लैक्स। अभी भी कमाओगे, भगवान करे बहुत अच्छा कमाओ, लेकिन हाँ नॉलेज बहुत जरूरी होती है, नॉलेज बहुत जरूरी होती है। इधर देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है सुनिए, कहता है सर क्या स्टैंप ड्यूटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे लगती है? डॉक्यूमेंट्स लायबल टू स्टैंप ड्यूटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप ड्यूटी लगती है? सुनिएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में ही हमने बनाया है और इंडिया में ही पेमेंट करनी है, क्या उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी? सोचो, कोई डॉक्यूमेंट है जो इंडिया में ही बनाया है और इंडिया में ही पे करनी है स्टैंप ड्यूटी, यस, तो मेड एंड पेड इन इंडिया, यस। कोई डॉक्यूमेंट है जो मेड इन इंडिया है बट पेड अब्रॉड है, लेकिन मेड इन इंडिया है, इंडिया में बना है, तो स्टैंप ड्यूटी तो लगेगी ना, इंडियन स्टैंप पेपर पे बनेगा। अच्छा, बना इंडिया के बाहर है लेकिन पेड इन इंडिया है, बना इंडिया के बाहर है पर पेड इन इंडिया है। बाहर के बंदे ने मेरे फेवर में प्रोमिसरी नोट बनाया, मैंने बाहर के फेवर के बंदे में, ये देखो, मैंने आपके लिए प्रोमिसरी नोट बनाया, बाहर के बंदे ने मेरे लिए प्रोमिसरी नोट बनाया, मैंने बाहर के बंदे के लिए बनाया, बाहर के बंदे ने मेरे लिए बनाया। अच्छा, बंदा भी बाहर का है, मैं भी बाहर का हूं, लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया की है जिसके लिए वो बना है, तो इन चारों केसेस के अंदर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। समझ आ गई बात? समझ आ गई बेटा कहानी?
यहां तक बात समझ आती है प्लीज सबको? तो इंस्ट्रूमेंट मेड एंड पेड इन इंडिया, इंस्ट्रूमेंट मेड इन इंडिया पेड अब्रॉड, मेड अब्रॉड पेड इन इंडिया, मेड अब्रॉड पेड अब्रॉड, बट प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया के अंदर है। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर रिसीट की डेफिनेशन पिछली बार आई थी। हाँ बेटा, मैंने आपको कहा कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। मैं अगर पूरा पढ़ाऊंगा तो फिर मैं ये बेटा 10 घंटे में पढ़ाने वाला चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा, रिवाइज कैसे कराऊंगा? डॉक्यूमेंट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज। डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है? सुनिए, अगर सरकार पार्टी है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। अगर आप कोई शिप या वेसल खरीद रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। अगर कोई आर्मी वगैरह से रिलेटेड है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। याद रहेगा। मैंने इसके लिए कैसे याद किया हुआ सुनिएगा। पंजाब में जीएसटी, ठीक है जी, या आप इसको अहमदाबाद में जीएसटी मान लो। ए से आर्मी, ए से आर्मी, जी से गवर्नमेंट, एस से शिप और वेसल, टी से हाँ ये टी नहीं आएगा, सी आएगा ना। सी जीएसटी बनाया था, क्या बनाया था? एक मिनट मेरे को याद करने दो कि मैंने इसके अंदर क्या बनाया था। एक मिनट, हाँ मैंने बनाया था सीजीएसटी। एक मिनट रुक जाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सी, गवर्नमेंट का जी, सीजी, इसके बाद बनाया था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, इसके अलावा आर्मी एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू शिप और वेसल। ये चार चीजें आपको याद रखनी है प्लीज, प्लीज ये चार चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी से गवर्नमेंट, ए से आर्मी एंड टी से ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू शिप और वेसल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इधर अगर आपको कोई सेक्शन 3 बोले तो आपके दिमाग में कैसे होना चाहिए सेक्शन 3? इधर देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कौन कौन सी चीजों पे लगती है स्टैम्प ड्यूटी, किस किस पे नहीं लगती है। मेड एंड पेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पेड अब्रॉड, मेड अब्रॉड पेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया मेड अब्रॉड पेड अब्रॉड बट प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। ठीक है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर सीजी के बाद आता है एटी। सी में क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी में आता है अगर गवर्नमेंट सैलरी है बाहर है तो नहीं लगती है। ए में क्या आता है आपका? आर्मी। और टी से क्या आता है? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू शिप और वेसल। क्लियर है? डन जी? यस, समझ आ गई बात। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इधर देखिएगा, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग सिंगल ट्रांजैक्शन। बेटा इधर देखिएगा, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग सिंगल ट्रांजैक्शन। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से ऑल ऑफ यू प्लीज। इधर देखिए, कहता सर इंस्ट्रूमेंट बड़ी सारी है, ट्रांजैक्शन एक ही है। इंस्ट्रूमेंट बड़ी सारी है, ट्रांजैक्शन एक ही है। आप पहले ये बताओ कि पहले आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा। सुनिए, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाई, मतलब मैंने एक डीड बनाई मान लो। उस डीड में मैंने ये लिखा कि मैं अपनी ये वाली प्रॉपर्टी प्राची अरोड़ा को दे रहा हूं, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी जितेंद्र पांडे को दे रहा हूं, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी अथर को दे रहा हूं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक ही डीड बनाई और उसमें लिखा कि मैं 3 अलग अलग प्रॉपर्टी, एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी प्राची को दे रहा हूं, एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जितेंद्र को दे रहा हूं, एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अथर को बेच रहा हूं। तीनों से 30 करोड़ आ गया मुझे। अब मेरा पॉइंट है कि एक इंस्ट्रूमेंट है और 3 ट्रांजेक्शन है उस पर। तो आप बताओ जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एक पे लगनी चाहिए, एक लगनी चाहिए या 3? इंस्ट्रूमेंट एक है, डीड एक ही बनाई है जिसमें लिखा मैं अमित वोरा सेलर 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टीज है मेरी 3, मैं प्राची जितेंद्र और अथर को बेच रहा हूं। तो क्या इसके अंदर आप बताओ तीनों को 3 स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए कि एक स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए? बोलो जल्दी बोलो, 3 स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए कि एक स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए? बोलिए बोलिए प्लीज। 3 स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शंस जो है वो मैटर करती हैं, ट्रांजैक्शंस जो है वो मैटर करती हैं। ये वाली बात सेक्शन 5 में है। देखो, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग डिफरेंट ट्रांजैक्शन या सिंगल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। यहां देखो, इंस्ट्रूमेंट एक है लेकिन ट्रांजैक्शंस एक से ज्यादा है। ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट एक है लेकिन ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा है। तो मतलब ऑल थ्री ट्रांजैक्शंस पे स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए। आशिमा जी 3 पे लगेगी, 3 पे लगेगी और तीनों लोग अपने अपने हिस्से की देंगे। ठीक है, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, सुनिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, मैंने आपसे एक अग्रीमेंट टू सेल किया जिसमें मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए और फिर हमने सेल डीड साइन की कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें से 20 लाख मैं आपको पहले दे चुका हूं, 80 लाख रुपए मैं आपको और दे रहा हूं। ऐसा होता ना कि पहले 20% का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पहले 20 लाख का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेल डीड बनी, जब पहले अग्रीमेंट टू सेल बना 20 लाख का, अब सेल डीड बनी हमारी कितने की?
1 करोड़ की, जिसमें से 20 लाख मैं पहले दे चुका हूं। अब आप मेरे को एक बार बताओ, क्या मैं 20 लाख पे स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा, क्या मैं 1 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा, या मैं 1 करोड़ 20 लाख पे करूंगा, या 80 लाख पे करूंगा? बताओ, जल्दी बताओ। पहले 20 लाख था, अग्रीमेंट हुआ था 20 लाख का। अब इसके बाद सेल डीड हो रही है 1 करोड़ की, 20 लाख में ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो पहले क्या 20 लाख जब मैंने पे किया होगा, अग्रीमेंट बनाया होगा, तो क्या इस पे स्टैंप ड्यूटी मैंने 20 लाख का 5% 1 लाख दी होगी? बिल्कुल दी होगी। तो क्या मुझे 80 लाख का 5% 4 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी है? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि पहले 1 लाख पे दी थी और बाद में दोबारा 1 करोड़ पे 5% 5 लाख देनी है, ऐसा तो नहीं होगा, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं होगा, हाँ या ना? राइट। तो कहता है सर ट्रांजेक्शन देखी जाती है, ट्रांजेक्शन तो एक ही है ना, प्रॉपर्टी तो एक ही है ना आपकी, आप एक ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप एक ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 4 बोलता है इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा है, प्रॉपर्टी एक ही है। इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा है, प्रॉपर्टी एक ही है। और सेक्शन 5 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक ही है, डीड एक ही है। तो कहता है भाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस देखी जाएंगी, हमेशा हमेशा ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखी जाएंगी। और ऐसी जो ट्रांजेक्शन है, ये जो है कि मैंने एक ही इंस्ट्रूमेंट बनाई है, एक प्रॉपर्टी, इसको एक इसको एक इसको, सेक्शन 5 वाली बात, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट। और कहता है स्टैंप ड्यूटी जो है वो एग्रीगेट होगी सारी ट्रांजेक्शन्स में, ये अपने हिस्से की देगा 10 करोड़ का 5%, वो अपने हिस्से की देगा, वो अपने हिस्से की देगा। सिंपल है जी। डन बच्चे, एम आई क्लियर? सर एक ट्रांजैक्शन है और 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो एक ट्रांजैक्शन है तो एक पे लगेगी। हाँ वो बात अलग है, अगर आपने पहले 20 लाख दिया था, उस पर आपने स्टैंप ड्यूटी पे कर दी, फिर आपने 30 लाख और दिया, उस पर पे कर दी, अब रिमेनिंग 50 दे रहे हो तो उस पर करोगे, पर ओवरऑल 1 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी पे होगी, 1.5 करोड़ पे नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इन एग्रीगेट कितनी है वो देखा जाएगा। राइट जी, डन। ये केस आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, मैं लिखवाता हूं क्लास में, याद भी कराता हूं, बट इतना रेलेवेंट नहीं है अभी। अच्छा इधर देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 क्या कह रहा था आपका? सेक्शन 3 क्या बोल रहा था कि सर किस पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी, किस पे नहीं लगेगी? किस पे लगेगी? मेड एंड पेड इन इंडिया, मेड एंड पेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पेड अब्रॉड, मेड अब्रॉड पेड इन इंडिया, मेड अब्रॉड पेड अब्रॉड बट प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। किस किस पे स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगेगी, सरकार पार्टी है तो नहीं लगेगी, इसके अलावा आर्मी वालों पे नहीं लगेगी, और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू शिप और वेसल है तो उस पर नहीं लगेगी। सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा था? ट्रांजेक्शन जो है वो एक है, इंस्ट्रूमेंट बड़ी सारी है। सेक्शन 5 क्या बोल रहा था? ट्रांजेक्शन बड़ी सारी है, इंस्ट्रूमेंट एक है। सेक्शन 6 पे आ गए अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया। यहां तक सबको क्लियर है? आकाश गुप्ता कह रहे हैं जितने ट्रांजेक्शन उतनी बार स्टैंप ड्यूटी। यस यस। हाँ सर क्लियर है। अब देखिए, अच्छा मल्टीफेरियस, मल्टी डिस्क्रिप्शन और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, इधर सुनेगा ध्यान से। इंडिया में लोगों की अंग्रेजी अलग लेवल पे खराब होती है। कितने लोग ये बात को मानते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इंडिया में लोगों की अंग्रेजी अलग लेवल पे खराब होती है? मानते हो? अच्छा इतनी ज्यादा खराब होती है कई बार तो लोगों की इंग्लिश कई बार तो इतनी ज्यादा खराब होती है। होता ना, 1-2 बार दर्जी की दुकान पे गए, कभी वाइफ के साथ कभी मॉम के साथ, तो वहां पर कुछ ऑल्ट्रेशन करानी होती है, तो वो वहां पर लिखा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेन एंड वुमेन, कपड़े नहीं लिखा, गारमेंट्स नहीं लिखा, अपैरल्स नहीं लिखा, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेन एंड वुमेन। एक आम वाला एक बंदा था, रेडी वाला, जो हॉकर पेडलर आम बेच रहा था, लेकिन उसने क्या लिखा था? ग्रेप्स 20 रुपीज के जी, जो बोर्ड लगा रखा था ग्रेप्स 20 रुपीज के जी आम पड़े हुए हैं। हमें तो हंसी आती है, लेकिन हो सकता है वो बंदा पढ़ा लिखा ना हो। तो अब सोच के देखो, जो कम पढ़ा लिखा बंदा है, उस बंदे ने एक इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट कर दी। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है सुनो। आपको पता ना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है और प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। पता है आपको ये बात? प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? पैसे देने वाला। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? पैसे लेने वाला। आई होप इतना आपको पता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? पैसे लेने वाला। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? पैसे देने वाला। अब एक बंदे ने लिखा, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे 10,000 रुपीज टू मिस्टर बी। आई ऑर्डर माई सेल्फ। अब ऑर्डर वर्ड है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन आई ऑर्डर माई सेल्फ,
ये बेचारा प्रोमिसरी नोट बनाना चाह रहा था। अब लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, प्रोमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है। ऐसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट या मल्टी डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट या मल्टी डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट। इसमें करें क्या, सुनो, मान लेते हैं प्रोमिसरी नोट के अंदर 5% स्टैम्प ड्यूटी है, मान लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज वैसे है नहीं, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट है, मान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 5.5% स्टैम्प ड्यूटी है। अब हम कितनी पे करें, हम 5 करेंगे 5.5 करें? कहता है भाई 5.5 कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर कल को तुमने 5 कर दी और गवर्नमेंट ने बोला ना ना ये तो हमें हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानेंगे, तो फिर तुम्हारी लग जाएगी, क्योंकि अनड्यूली स्टैम्प हो जाएगा। 5.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल को गवर्नमेंट ने इसे प्रोमिसरी नोट भी माना, आधा % तुम्हारा गया, सेफ है। हायर स्टैम्प ड्यूटी इज ऑलवेज वेलकम। तो इसीलिए प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिचएवर इज हायर, वो स्टैम्प ड्यूटी देनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि आपने दे दी प्रोमिसरी नोट वाली, गवर्नमेंट ने कल को उसको बीओई मान लेगा, तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसमें अनड्यूली स्टैम्प में काउंट हो जाएगी, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। राइट बच्चे, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस? एक्सेसिव ड्यूटी इज ऑलवेज वेलकम, वो कभी भी पे ऑफ वापस आपको नहीं मिलती है। ओके, आगे देखिएगा बेटा इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू। ये सेक्शन 8, 8A, 8B आपको कुछ नहीं करना। अब मैं पढ़ाता हूं रेगुलर क्लास में, पर आपके लिए अभी है नहीं है, 9 भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आते हैं एडेसिव स्टैम्प। इधर देखिएगा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। हाँ जी, अब देखिएगा बेटा सेक्शन नंबर 11 एडेसिव स्टैम्प। एडेसिव स्टैम्प क्या बोलता है देखिए, अभी हमें पता है कि एडेसिव स्टैम्प मतलब अदर देन इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड स्टैम्प नहीं होती है, एडेसिव मतलब पेस्टेड होती है। सर ये बताओ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे एडेसिव स्टैम्प लगेगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर बनी है तो वो इंडिया में आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसका स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो मतलब जब वो इंडिया के अंदर आएगी तब वहां से इंस्ट्रूमेंट बन के आया, यहाँ पे आके स्टैम्प ड्यूटी लगी, तो ऑब्वियसली बात है वो एडेसिव वाली बनेगी, ना कि वो इम्प्रेस्ड वाली, क्योंकि कागज तो ऑलरेडी वहां से दोनों पार्टी ने साइन करके भेजा है। इंडिया में 10 पैसे से छोटी कोई भी स्टैम्प पेपर नहीं आता इम्प्रेस्ड वाला। तो अगर 10 पैसे अप टू 10 पैसे की है तो वो भी एडहेसिव ही होगी। शेयर जब आप ट्रांसफर करते हो, जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स तो अभी भी फिजिकली ट्रांसफर होते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एडहेसिव वाली लगानी होती है, जो SH4 आप बनाते हो कंपनी लॉ में ट्रांसफर डीड का। अटॉर्नी इन फेवर ऑफ एडवोकेट्स और एनी अदर पर्सन, कभी आपने सुना है एडवोकेट के फेवर में अटॉर्नी जब हम बनाते हैं तो उसको हम एडवोकेट के फेवर में बोलते हैं वकालतनामा, वकालतनामा। और अदर पर्सन के फेवर में जब हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, जैसे कि NCLT 12 फॉर्म में होता है। जब आप चाहते हो ना आपकी जगह कोई CA NCLT के सामने चला जाए, NCLT के सामने अपीयर हो जाए, तो वहां पर हम लोग वकालत वो देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। NCLT 12 फॉर्म है उसका, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस का। गूगल पे जाइए, लिखिए NCLT 12, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दिख जाएगा। अब देखिए ध्यान से प्लीज। पहली बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर बना है, बाद में इंडिया में आया, इंडिया में आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। याद रखिएगा, इंडिया में अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जब बनाया वहां से 3 महीने में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जब इंडिया में बनाते हैं। इंडिया के बाहर बनाते हैं तो बनाने की डेट रिलेवेंट नहीं होती, जिस दिन वो इंडिया में आया वहां से आने के बाद, इंडिया में आने के बाद वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वहां से बाहर से इंडिया में आने के 3 महीने में स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है उसमें। दूसरा 10 पैसे, तीसरा फिजिकल शेयर्स का ट्रांसफर, और चौथा वकालतनामा या मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। अब देखिए यहाँ पे कहता है कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टैम्प। आप एक बार बताओ, एडेसिव स्टैम्प पेस्टेड स्टैम्प है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसको यूज करने के बाद उसको स्टैम्प ड्यूटी को उठाया, फाड़ा, मतलब उठाया और फिर गम लगा के किसी और पे चिपका दिया। हो सकता है ऐसा, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? क्या ऐसा हो सकता है, जल्दी बोलिए, है ना? तो उस केस के अंदर उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर ऐसे मार देते हैं, ठीक है जी, फिर उस पर लिख देते हैं, उस पर ऐसे लिख देते हैं, कैंसिल करके लिख देते हैं,
क्यों कर देते हैं? ताकि आप इसको दोबारा यूज ना कर पाए। तो एडहेसिव स्टैम्प को कैंसिल किया जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। क्यों? ताकि आप उसे रीयूज ना कर सकें। अगर वो कैंसिल नहीं है तो वैलिड एविडेंस है ही नहीं। जब आप कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास जाते हो, स्टैम्प ड्यूटी लेते हो, वहां पे चिपकाते हो, फिर उसके बाद वो कैंसिल करते हैं। जब तक पार्टीज कैंसिल करके नहीं देंगी, रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर ही नहीं करेगा। कई बार हम ऐसा भी करते हैं, कैंसिल करके बीच में कैंसिल लिख देते हैं। कई बार ऐसा भी करते हैं, पार्टीज का नाम लिख दिया अमित वोरा एंड कैश, फिर डेट डाल दी, आज की डेट डाल दी हमने 19/12/2021, ताकि इसको कोई भी यूज ना कर सके। ठीक है जी, समझ आ गई? क्लियर है बेटा? यही स्टैम्प ड्यूटी कहीं और आप ना लगा दो, इसके लिए हम उसको कैंसिल कर देते हैं। डन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी तक सेक्शन नंबर याद हो गए? हमने कौन कौन से पढ़े हैं? 3, 4, 5, 6, 11, 12। 3 किस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, किस पे नहीं? 4 ट्रांजेक्शन जो है वो एक है, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है। 5 इंस्ट्रूमेंट एक है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। 6 एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, पता ही नहीं चल रहा, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। 11 एडहेसिव स्टैम्प, 12 उसका कैंसिलेशन। कितने लोग कहते हैं सर सब कुछ क्लियर है? यहां पर कोई और नोट आना, वो मैं अभी लिखवाता हूं। चलें आगे। देखिए अब इधर ध्यान से, कहता है सर इम्प्रेस्ड स्टैम्प के लिए रूल बताइए। इम्प्रेस्ड स्टैम्प, देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में कभी तो प्रॉपर्टी खरीदोगे, कभी तो लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदोगे, कभी तो आप सोचोगे कि आप बड़े आदमी बनोगे या बड़ी औरत बनोगे, तो उस केस के अंदर आपको ये पैसे पहले भी पता होना चाहिए। सुनिए, कहता है जब भी आप इम्प्रेस स्टैम्प पेपर लेते हो ना, सबसे पहले तो आप उसमें पर्पस, एक पर्पस होता है उसका कि आप क्यों ले रहे हो। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनेगा, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसी हिसाब से तो आपको स्टैम्प पेपर लेना होता है, उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट वैल्यू का स्टैम्प पेपर लेना होता है। कहता है आप हमेशा जो आपका स्टैम्प पेपर होता है, अगर आपने कभी डीड देखी हो, मान लो कोई सेल डीड है वो 12 पेजेस की है, तो आपको इतना पता है वो 12 के 12 स्टैम्प पेपर नहीं होते, सिर्फ पहला स्टैम्प पेपर होता है, उसके पीछे तो प्लेन पेपर लगे होते हैं बस, A4 शीट जो प्रिंटिंग वाली, उनको बोलते हैं अलॉन्च। प्लेन पेपर लगा होता है जिसको हम अलॉन्च बोलते हैं। कहता है जो स्टैम्प पेपर होता है उसमें हमेशा ऊपर तो चीजें लिखी होती हैं, नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है। कहता है वो जितनी स्पेस है, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन स्टैम्प पेपर में आना जरूरी होता है। बाकी सारी चीजें चाहे नेक्स्ट पेज पे आती नहीं, कितने की प्रॉपर्टी बेची, किसको बेची, कितने की प्रॉपर्टी बेची, कितने गज है, क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, वो सब प्लेन पेपर पे आता रहेगा। लेकिन दोनों पार्टीज का जो नाम है, उनका नाम, उसके बाप का नाम, वो सारी की सारी चीजें वो जो स्टैम्प पेपर का फर्स्ट पेज है उसी पे आएंगी। और एक चीज और, आपने कभी भी देखा होगा स्टैम्प पेपर के फ्रंट पे टाइप होता है, उसके बैक पे कभी भी टाइप नहीं होता। तो ओनली ऑन द एस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एस मतलब ओनली ऑन द फ्रंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहां तक बात समझ आई? क्लियर है बेटा ये बात सबको? पहली बात प्रिस्क्राइब पर्पस आ गया, प्रिस्क्राइब पर्पस होगा। दूसरी बात स्टैम्प पे, उसके पीछे एक ही पेपर होता है स्टैम्प पेपर, उसके पीछे प्लेन पेपर लगते हैं जिसे अलॉन्च बोला जाता है, ALLONGE। हम सिर्फ स्टैम्प पेपर के फ्रंट पे लिखते हैं, बैक पे नहीं, बैक पे तो स्टैम्प लगती है। और कहता है जो पार्टीज का डिटेल है वो हमेशा स्टैम्प पेपर पे ही फर्स्ट पेज पे आएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है नो ट्रू ट्रांजेक्शन ऑन सिंगल स्टैम्प पेपर। अब सुनेगा ध्यान से, ये अजीब नहीं लग रहा? देखो क्या ये वाली स्टेटमेंट, नो टू ट्रांजेक्शन और सिंगल स्टैम्प पेपर, क्या ये वाली जो बात है ये सेक्शन 5 से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही? सोचो जल्दी देखो, क्या ये सेक्शन 5 से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही? देखिए यस। अब सुनिए यहां नोट क्या आएगा, सुनिए नोट क्या आएगा यहां पे, देखिए नोट ये है, एनी डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। कौन सा डिफेक्ट? स्टेटेड अबव can be validated by paying penalty। अब समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू, देखिए देखिए प्लीज, एनी डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट स्टेटेड अबव। कौन सा डिफेक्ट?
इन पांचों में से कोई भी डिफेक्ट, ये 5 रूल्स हैं, ये 5 के 5 रूल्स हैं, इन पांचों में से आपने कोई भी रूल तोड़ा, मतलब आपने कोई भी डिफेक्ट कर दिया, तो उसको वैलिडेट किया जा सकता है बाई पेइंग पेनल्टी। पेनल्टी पे कर दो और उसको वैलिडेट किया जा सकता है, पेनल्टी पे कर दो और उसको वैलिडेट किया जा सकता है। एम आई क्लियर विद दिस? जल्दी बोलिए। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रही होगी। सेक्शन 5 वैसे तो ये कहता ना करो, लेकिन अगर आपने कर दिया है तो पेनल्टी पे कर दो, पेनल्टी पे करने के बाद वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगेन होगा क्या, स्टैंप ड्यूटी तो जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है उस पे ही लगेंगी। एम आई क्लियर? अब क्लियर हो गया बेटा सबको? क्लियर? डन। अच्छा, अब इधर मेरी बात को सुनेगा ध्यान से। सेक्शन 16 डिनोटिंग ड्यूटी, बच्चों को ये बड़ा तंग करता है, सुन लो, इधर सुनो। इधर अग्रीमेंट टू सेल किया था 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, और 5% स्टैंप ड्यूटी 1 लाख रुपए पे की थी, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल किया था 20 लाख रुपए का और 5% स्टैंप ड्यूटी 1 लाख रुपए पे की थी। अब क्या हुआ, 3 महीने का टाइम मांगा या 4 महीने का टाइम मांगा पार्टी से कि 80 लाख रुपए अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए। जब सेल डीड बनी तो सेल डीड में लिखा कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 लाख में ऑलरेडी दे चुका हूं, 80 लाख रुपए दे रहा हूं। 80 लाख पे 5% की स्टैंप ड्यूटी 4 लाख रुपए बनी। तो जब मैं ये रजिस्ट्रार के पास लेके जाऊंगा तो रजिस्ट्रार मेरे को बोलेगा जी प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की है। मैं बोलूंगा हाँ जी। अच्छा, तो ये सेल डीड है? हाँ जी। 80 लाख की है? हाँ जी। तो वो 20 लाख रुपए आपने पहले पे किए थे? हाँ जी। तो वो 20 लाख की स्टैंप ड्यूटी आप नहीं दे रहे, 80 लाख पे 5% दे रहे हो, 4 लाख? हाँ जी। तो एक काम करो, प्रूफ दिखा दो जरा कि आपने वो 20 लाख पे दी थी। तो भाई वो 20 लाख रुपए पे जो मैंने दी थी उसकी अग्रीमेंट को मैं साथ लेके जाऊंगा जब डीड बनाऊंगा। जिस दिन मेरी डीड बनेगी मैं अग्रीमेंट को साथ लेके जाऊंगा, हाँ या ना? बोलो जी। जिस दिन डीड बनेगी मैं एग्रीमेंट को साथ लेके जाऊंगा। वर्षा रे पूछ रही है सर एनेक्जर क्या होता है, अलॉन्ज क्या होता है? बेटा एनेक्जर अलग है, अलॉन्ज अलग है, इसके अलावा अटैचमेंट भी अलग है, लेकिन अभी हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। अभी हमारा वो क्वेश्चन नहीं है कि एनेक्जर, अटैचमेंट और अलॉन्ज में क्या डिफरेंस है। बस अलॉन्ज आपको इतना पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डीड के पीछे जो पेपर लगता है उसे अलॉन्ज बोलते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। आई रिपीट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डीड के पीछे जब कोई पेपर लगता है उसे अलॉन्ज बोलते हैं। क्लियर है बेटा? डन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डीड के पीछे जब प्लेन पेपर लगता है उसे अलॉन्ज बोलते हैं। तो डिनोटिंग ड्यूटी में बात समझ आ गई कि सेकंड इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए, सेकंड इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड है, उसको लग रहा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप 5% बनता है 5 लाख, आप 4 लाख दे रहे हो, तो वो उसको रजिस्टर ही नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे बताना पड़ेगा कि नहीं सर मैंने पहले 1 लाख दिया है। तो वो आप लेके जाओगे, दिखाओगे, वो उसको कैलकुलेट करेगा, ओके डन कर देगा, दैट्स इट। तो दिस इज डिनोटिंग ड्यूटी, दिस इज डिनोटिंग ड्यूटी। अब देखिएगा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा मजेदार है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इधर ध्यान से। ये 18 वाला सेक्शन देखिए, क्या मैं बता चुका हूं? सेक्शन 18 देखिए, क्या मैं बता चुका हूं प्लीज? राइट, बता चुका हूं। सेक्शन नंबर 19 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। सेक्शन नंबर 19 की बात करते हैं, देखिए कहता है जो डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर से आया है, जो भी डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर से आया है, जिसको हमने इंडिया में आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, प्लीज इधर सुनिए। एक डॉक्यूमेंट 15 जनवरी को बना यूके में, वो अक्टूबर में आया इंडिया में, यहां से 3 महीने के अंदर अंदर उसकी स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो क्या गवर्नमेंट बोलेगी नहीं क्या हो गया है, कलेक्टर ऑफ स्टैंप नहीं बोलेगा इतनी लेट क्यों आ रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा ये यूके से आया है। तो जब कोई बाहर से डॉक्यूमेंट आता है ना तो उस पर फॉरेन नोट लिख दिया जाता है, याद रहेगा सबको, जल्दी बोलिए। जब भी कोई बाहर से डॉक्यूमेंट आता है उस पर फॉरेन नोट लिख दिया जाता है, याद रहेगा प्लीज। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर एंड एंडोस्ड इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मस्ट मेंशन द वर्ड फॉरेन नोट। क्लियर है बेटा ये बात? तो कहना इससे सेक्शन 18 से कनेक्टेड हो गया सेक्शन 19, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कहना इसे सेक्शन 18 से कनेक्टेड हो गया सेक्शन 19, बोलिए। कहना इसे सेक्शन 18 से कनेक्टेड हो गया सेक्शन 19, बोलिए बेटा। हाँ हाँ मैं ठीक हूं यार, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। सकलेन साहब आप इनकम्प्लीट बात बोल रहे हो, दैट इज नॉट 100% करेक्ट। अब मैं उसमें जा नहीं सकता हूं बिकॉज इट्स अ रिवीजन बैच, बट दैट्स द इनकम्प्लीट थिंग। हाँ जी, अब फटाफट से देखते हैं बेटा, ध्यान से इधर ऑल ऑफ यू। आप मेरे को एक चीज बताइए,
आप मेरे को एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं भी, सेलर भी लंदन में है, बायर भी लंदन में है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, जो ट्रांजेक्शन है वो डॉलर्स में हुई है या पाउंड्स में हुई है, यूरो में हुई है, तो क्या उसको प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो क्या स्टैंप ड्यूटी इंडिया में लगेगी? यस, लेकिन स्टैंप ड्यूटी 5% ऑफ द वैल्यू लगती है, राइट? तो क्या जो डॉलर्स में हमने ट्रांजेक्शन किया, क्या पहले उसको रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा? जल्दी बताओ, क्या डॉलर्स वाली ट्रांजेक्शन को पहले रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा, हाँ या ना? डॉलर्स वाली ट्रांजेक्शन को पहले रुपीस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यस। तो एड वैलोरम ड्यूटी इन फॉरेन करेंसी मस्ट बी कन्वर्टेड एंड पेड इन रुपी। तो जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रही है, पहले उसकी वैल्यू हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, इंटू डॉलर है, इंटू 73 करके रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, फिर टोटल वैल्यू आएगी उसका 5%, 6% जो भी स्टैंप ड्यूटी बनती है, फिर हम वो पे करेंगे। सिंपल सी बात है, डन। ओके, अच्छा, अब यहां पर आती है बात, क्या हम शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं? बिल्कुल। इधर सुनिएगा, मैंने अमित वोरा ने 100 रुपए का शेयर लिया। अब अमित वोरा संचिता को वो शेयर जो है वो दे रहा है 150 रुपए का, तो स्टैंप ड्यूटी किस पे देगी संचिता? 150 रुपए पे, 100 रुपए पे, 150 रुपए पे। एड वैलोरम ड्यूटी टू बी पेड ऑन शेयर्स एंड स्टॉक एज पर द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। संचिता मेरे से जिस प्राइस पे ले रही है, उस प्राइस पे उसको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है जी, डन बेटा। जिस प्राइस पे आप मेरे से ले रहे हो प्रॉपर्टी, या जो जिस प्राइस पे आप मेरे से ले रहे हो जो शेयर्स वगैरह हैं, उस प्राइस पे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। मैंने आपसे ना 5 लाख रुपए लिए ब्याज पे, और मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 1 साल के बाद 10% ब्याज यानी कि 50,000 के साथ आपको ओवर एंड अबव टोटल मिला के 5.5 लाख रुपए दे दूंगा। अब यहाँ पर आता है, आपसे मैं आज 5 लाख का लोन ले रहा हूँ, साल बाद मुझे 5.5 लाख रुपए देने हैं, मैंने प्रॉमिसरी नोट पे ये बात लिखी है, तो स्टैंप ड्यूटी 5 पे लगेगी, 5.5 पे। प्रॉमिसरी जो स्टैंप ड्यूटी है वो 5 पे लगेगी। क्यों 5 पे क्यों लगेगी? क्योंकि ट्रांजैक्शन वाले दिन पे ट्रांजैक्शन कितने की हो रही है। आज जब मैं प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूं तो आपसे कितने पैसे ले रहा हूं? 5 लाख, तो 5 लाख पे। बच्चे बोलते हैं सर 5 पे लगेगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी बंदा दे रहा है, उस पर और बर्डन डालेंगे। सब बकवास। लॉजिक क्या है? आज जब मैं उधार ले रहा हूं तो कितने का उधार ले रहा हूं? 5 लाख का। तो ऑन द डेट ऑफ बोरोइंग ट्रांजैक्शनल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो इसका मतलब स्टैंप ड्यूटी भी किस पे लगेगी? 5 लाख पे ही लगेगी। सिंपल सी बात है, डन। ओके, अब हम इस पे बात करते हैं, सुनिएगा। अमित वोरा ने संजीता के 1 करोड़ रुपए देने हैं, पे करने हैं 1 करोड़। मैंने बोला बहन 40 लाख रुपए कैश ले ले, 60 लाख का फ्लोर ले ले। अब जो 60 लाख का मैं इसको फ्लोर दे रहा हूं, क्या इस फ्लोर पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करेगी? क्या इस फ्लोर पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करेगी? बोलो हाँ या ना। क्या इस फ्लोर पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करेगी? करेगी। तो इसका जो 5% स्टैंप ड्यूटी बनेगी ना, 3 लाख, वो भी ये मेरे से ही लेगी। बोलेगी ठीक है 60 का तू मेरे को फ्लोर दे रहा है, पर 63 दे, 3 लाख की स्टैंप ड्यूटी भी तो देनी है। तो ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट शेल ऑल्सो बी पेड इफ रिक्वायर्ड ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी। तो अगर इसका मतलब है कि मैंने आपका कर्जा देना है, मैं 1 करोड़ रुपए आपको चुका देता हूं, अकाउंट से ट्रांसफर कर देता हूं, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर 1 करोड़ चुकाने के लिए मैं कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस पर तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। और सेक्शन नंबर 35 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 35 बोलता है कि अगर आप लेसर स्टैंप ड्यूटी पे करते हो तो कोई फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि वो अनड्यूली स्टैम्प माना जाएगा, और अनड्यूली स्टैम्प माना जाएगा तो वो वैलिड एविडेंस नहीं माना जाएगा। कल को अगर केस होगा, आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी मेरी है, फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनड्यूली स्टैम्प्ड है, मतलब पूरी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी है, पूरी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो वैलिड ही नहीं है। चाहे आप असली मालिक को कोई और अगर रजिस्ट्री लेके आ गया ना भाई साहब, उसका टाइटल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो वैसे ही अनरजिस्टर्ड टाइटल है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब हमेशा ही सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सरकार को जो स्टैंप ड्यूटी है वो प्रॉपर देनी चाहिए। क्यों? ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर हो जाए और फिर वो वैलिड एविडेंस माना जाए। डन जी। एक बार इस चार्ट को दोबारा देख लो पूरा, एक बार प्लीज इस चार्ट को दोबारा देखिए, क्लियर है? सकलेन पूछ रहे हैं सर अगर अनड्यूली स्टैंप है क्या उसे 1 साल के अंदर अंदर ड्यूली स्टैंप कर सकते हैं? हाँ, ये सच है। ये सच है कि अगर अनड्यूली स्टैंप है, गवर्नमेंट ने आपको बताया कि आपकी स्टैंप ड्यूटी 5 लाख रुपए बनती है, आपकी स्टैंप ड्यूटी 5 लाख रुपए बनती है, लेकिन आपने कहा मैंने तो 3.5 लाख की कराई है, तो आप उसको ड्यूली में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कितने टाइम में कर सकते हो? 4 महीने के अंदर अंदर। रजिस्ट्री 4 महीने से पहले पहले होनी होती है। अगर वो बात अलग है कि 4 महीने का और एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, 4 + 4 8, ये वाली बातें यहाँ नहीं लिखी है, ये वाली बातें कहाँ लिखी है? सेक्शन 23 एंड 25 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 23 एंड 25 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तुषार गिरधर कह रहे हैं कि सर एड वैलोरम ड्यूटी को डिफाइन कर दो। बेटा एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ड्यूटी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू।
भाई एक दिल्ली में प्रॉपर्टी की 6% स्टैंप ड्यूटी है, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो मैं 6 लाख की स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को दूंगा, आपने 10 करोड़ की ली आप 60 लाख की दोगे। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। मैं फिर से बोलूंगा, एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए बेटा, इसमें आपको किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। Nine is very, very important. 32 is very, very important. देखिएगा बेटा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी रहते हैं, इनफैक्ट 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब हमारे लिए रहता है, जो हमारे पेपर में आता है, वो ये है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सुन लो क्या बोलता है। कहता है सर आप एक बार बताओ कौन सा हु इज लाइबल टू पे स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी पे कौन करता है। कहता है सर देखो, जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो परचेजर बायर पे करता है, ये तो ठीक है। जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो बायर पे करता है, सर ये बात तो समझ आ गई। कहता है जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो दोनों पार्टीज इक्वली पे करते हैं, कहता है ये बात भी समझ आ गई। कहता है जब प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो किराएदार देता है। अब ये बात रियल लाइफ में नहीं होती, याद रखिएगा, इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में होता है लेसर एंड लेसी दोनों देते हैं। मकान मालिक किराएदार कहता है मैं अकेला क्यों दूं, मैं अकेला क्यों दूं, मत करा रजिस्ट्री, ऐसे ही चलने दे, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि 12 महीने का रजिस्टर कराना पड़ता है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो लेसर लेसी दोनों आधे आधे पे करते हैं, 50-50%। रियलिटी ये है, रियलिटी ये है। लेकिन लॉ बोलता है लेसी पे करेगा किराएदार, लेकिन व्यवहार क्या चलता है, बिजनेस क्या चलता है, दोनों पार्टीज पे करती है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा स्टैंप ड्यूटी पे करती है। तो इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी करती है, सेल परचेज में परचेजर करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज इक्वली करते हैं। लॉ में बोला दोनों पार्टीज इक्वली करेंगे, लेकिन दोनों पार्टीज इक्वली करते नहीं है, करता कौन है यहाँ पे, बायर। बिल ऑफ एक्सचेंज में बायर, जिसपे बिल ड्रॉ किया गया। तो रियल लाइफ में ये करता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लीज में और बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा कुछ और है लॉ में, लेकिन होता कुछ और है रियलिटी में। याद रहेगा, लिखा कुछ और है लॉ में, लेकिन जितेंद्र कहते हैं लेसी नहीं करता, लेसी बिल्कुल करता। सर क्या बात कर रहे हो, जितेंद्र कह रहा है सर लेसी नहीं करता, लेसी नहीं करता रियल लाइफ में। भाई साहब किराए पे बहुत रहा भी हूं और किराए पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी भी हुई है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज किराए पे दी भी हुई है। खाली लेसी नहीं करता, लेसर लेसी दोनों करते हैं। लेसर लेसी दोनों आधा आधा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का बर्डन बेयर करते हैं। रियलिटी में ये है, आपको रियलिटी नहीं लिखनी है, आपको पेपर में लेसी लिखना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कहता है दोनों पार्टीज करते हैं, लेकिन दोनों नहीं करते, हमेशा बायर करता है। ठीक है जी, डन। सर इंश्योरेंस अदर देन फायर में तो इंश्योर्ड पार्टी ही करती है, इंश्योरेंस अदर देन फायर में इंश्योर्ड पार्टी ही करती है। अगर हम इसमें बात करें तो दो बातें आ जाएंगी बेटा। LIC वाली की बात करें तो इंश्योर्ड करेगा, GIC की बात करें तो इंश्योर्ड नहीं करेगा, कंपनी करेगी। लेकिन अगेन वो चीजें अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, इट्स अ रिवीजन बैच, इट्स अ रिवीजन बैच, समझ रहे हो मेरी बात, इट्स अ रिवीजन बैच। हम यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, LIC, GIC उन सब में नहीं जा सकते हैं अभी। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, हमें 5 पॉइंट्स उसके अंदर लिखने हैं। दिस इज अ रिविजनरी बैच बेटा। ठीक है जी। तो इधर देखिएगा ध्यान से, सुरभि कह रही है सर अगर 1 साल से कम है लीज डीड तो आप रजिस्टर ही मत कराओ ना, अगर 1 साल से कम है तो रजिस्टर ही मत कराओ, स्टैंप ड्यूटी का चक्कर ही खत्म हो गया। अब इधर सुन लो बड़े ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, लीज में लेसी पे करेगा, लिखना आपको ये है, परचेज में बायर पे करेगा, लिखना आपको ये है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर दोनों पार्टीज करेंगी, लिखना ये, ऐसा होता नहीं है। और एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब समझते हो,
एग्जीक्यूटर का मतलब समझते हो, जिसके बेनिफिट के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, जिसके बेनिफिट के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अमित वोरा एंड एसोसिएट्स हैं, हाँ जी, अमित वोरा एंड एसोसिएट्स के अंदर अभी प्रेजेंटली 8 आर्टिकल्स हैं, मैं हमेशा 8 ही रखता हूं जनरली। अब 8 आर्टिकल्स हैं, अब उसमें क्या होता है, आर्टिकल आता है, मुझे ज्वाइन करता है, तो उसको ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप आईसीएसआई को देना होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप मेरे को कहता है सर 50 रुपए के पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप बनाना है, भाई लिया, मैं क्या करूं, क्यों लिया, क्यों 50 रुपए तू बियर करेगा, क्योंकि भाई तेरे इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तू आर्टिकल है, क्योंकि तेरे को जमा कराना है, मेरे को नहीं कराना है। तो इसका मतलब ये कि जब आप किसी को बोलते हो कि भाजी मेरे साथ आप ये अग्रीमेंट कर लो, तो सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट मेरे लिए नहीं है, अगर आपके लिए रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली बात है स्टैम्प ड्यूटी भी आप ही पे करोगे ना यार। दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटर। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक बात समझ आती है? ओके जी, एग्जीक्यूटर में डन, एग्जीक्यूटर पे करेगा। अब इसके बाद हम लोगों को पेपर में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग, ये रहा, ई स्टैंपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। सुनो 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 सुनो, पहले के जमाने के अगर स्टैंप पेपर आपको याद हो, तो पहले के स्टैंप पेपर पे क्या होता था, ऊपर 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट बना होता था। याद है आपको? देखा आपने कभी पुराने स्टैंप पेपर को याद करो तो ऊपर नोट बना होता था, याद आ रहा है? 10 का नोट, 20 का नोट ऐसे छपा होता था। नए वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ी सिंपली इंफॉर्मेशन होती है। नया वाला मतलब ई स्टैंपिंग। ई स्टैंपिंग में क्या होता है, सुनो, पहले क्या होता था, जो नोटरी पब्लिक होते थे, जो नोटरी जिनके बाद हम जाके अटेस्टेशन एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, नोटरी क्या करता था, स्टैंप पेपर लाके रखता था पहले, लाके रखता था पहले, तो हम उससे खरीद के लाते थे। लेकिन उससे क्या होता था, लोग चीटिंग करते थे। चीटिंग क्या करते थे, जैसे आज हम बैठे 19 दिसंबर में, हमने दिखाना है कि हमने अक्टूबर में कोई एग्रीमेंट किया, तो हम नोटरी के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई अक्टूबर के महीने का कोई स्टैंप पेपर तेरे पास पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है तो दे दे। तो वो लेके हम दिखा देंगे हमारा एग्रीमेंट अक्टूबर में हुआ था। तो लोग क्या करते थे, बैक डेट से एग्रीमेंट्स दिखाते थे। तो गवर्नमेंट को लगा ये गलत है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंप पेपर देना ही बंद कर दिया, वो छापने वाले। गवर्नमेंट ने कहा जी नोटरी को एक्सेस है, उसको जब भी स्टैंप पेपर चाहिए हाथ के हाथ निकालेगा, हाथ के हाथ निकालेगा, रियल टाइम में निकालेगा। तो अब क्या होने लग गया, अब क्या होने, और ये भी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जो स्टैंप पेपर ले रहा है उसका नाम आएगा। तो मान लो स्टैंप पेपर अमित वोरा ले रहा है, तो अमित वोरा स्टैंप पेपर ले रहा है, तो जो नोटरी है आज के टाइम में वो एडवांस में निकाल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि भाई स्टैंप पेपर में नाम आएगा दोनों में से, और जिसका नाम आएगा, जो बायर है स्टैंप पेपर जो ले रहा है उसका नाम आएगा, और वो दोनों में से एक पार्टी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने हेल्पलेस कर दिया। ई स्टैंपिंग आने से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसके अंदर जो खरीद रहा स्टैंप पेपर उसका नाम आएगा, और वो दोनों में से एक पार्टी होनी चाहिए। तो आज के टाइम में वो एडवांस में निकाल के नहीं रख सकते। इसका मतलब जैसे पहले वो ले आते थे कि कोई बैक डेट का आएगा, आप सोचो ना, कोई स्टैंप पेपर है 100 रुपए का, बैक डेट से कोई मांग रहा है, वो उसको 5000 का भी देते थे। उनको पता है इसको बैक डेट से जरूरत है, ये पैसे ज्यादा देगा, तो उसकी ब्लैक चलती थी। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला कॉन्सेप्ट लाया कि अब ई स्टैंपिंग होगी और उसमें पार्टी का नाम होगा, और जिस पार्टी का नाम होगा, जिसका जो भी बायर है, वो दोनों में से एक पार्टी होनी चाहिए। समझ आती है बात? हमें याद रहेगा सबको कि दोनों में से कम एक पार्टी वो होनी चाहिए। तो देखिए इधर जब मैं ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूं ना आपको फाइनल में, तो ये सारी चीजें डिटेल में कराता हूं। पहली बात, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, सिक्योर वे है पेइंग का, यस। अब क्या होता है कि अब आप ई स्टैंप पेपर उसी टाइम जनरेट हो जाता है, कुछ मिनटों में, मिनट क्या यार 2 मिनट में आ जाता है। अब वो छेड़छाड़ वाला चक्कर बंद हो गया, प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है, इजीली एक्सेसिबल है, जब जाओ 1 मिनट में निकाल के देते हैं, सिक्योर है, कॉस्ट भी सेव होता है। कॉस्ट सेव होता है मतलब नोटरी को पहले खरीद के लाने पड़ते थे, पहले नोटरी को खरीद के लाने पड़ते थे, स्टैंप पेपर अपने पास स्टॉक रखना पड़ता था। अब ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, यूजर फ्रेंडली है, जब भी आप जाओगे 2 मिनट में आपको स्टैंप पेपर निकाल के दे दिया जाएगा। तो मेन गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? मेन गवर्नमेंट का मोटिव था इसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद की जाए। जो लोग पुरानी डेट्स के हजारों रुपए में, लाखों तो नहीं, हजारों रुपए में 5000 10,000 का स्टैंप पेपर बेचते हैं, वो ना बेचे। और दूसरी बात, मेन बेनिफिट क्या था इसका कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे बंद किया, ई स्टैंपिंग को करते ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैक डेट से एग्रीमेंट्स को कैसे बंद किया, बोल दिया जी जो खरीदेगा उसका नाम आएगा, और वो दोनों में से एक पार्टी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने खरीदा हुआ स्टैंप पेपर, आप ए और बी का, मतलब अमित वोरा ने खरीदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मिस्टर सी और डी के बीच में, बोलूं ये लो मेरे स्टैंप पेपर पे कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों में से वो एक पार्टी होनी चाहिए। क्लियर है जी? ये बात समझ आ गई जी कहानी? सर नोटरी वाले पैसे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं यार। अगर मान लो 50 रुपए का स्टैंप पेपर है, 50 रुपए का स्टैंप पेपर है, तो वो 60-70 रुपए में देते हैं, वो ऐसा करते हैं, दे डू दैट। तो सर क्या सरकार से भी उनको हिस्सा मिलता है? बड़ा कम, 5-10 रुपए सरकार भी देती है उनको, राइट? 4 से 5%, 10% सरकार भी देती है।
तो ये वाली बात हमें समझ आ गई, ई स्टैंपिंग की बड़ी इजी सी चीज है। अच्छा ये वाली चीज देख लो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सुनिए। पहली बात सुनिएगा, जो स्टैंप पेपर है उसमें आपको ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर देना होता है पार्टीज का। हाँ वो तो है, पता कैसे आता है, सुनो ऐसे आता है, मैं बता रहा हूं, अमित वोरा ऐसे आता है, दिस डीड ऑफ सेल इज मेड बिटवीन मिस्टर अमित वोरा सन ऑफ श्री राकेश वोरा रेजिडेंट ऑफ 7/1 तिलक नगर, उसके बाद एज 36 ईयर्स, राइट, इस तरीके से हेयर इन आफ्टर कॉल द सेलर ऑफ वन पार्ट एंड मिस्टर सो एंड सो एज सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, राइट, और उसका नाम डिटेल आती है, हेयर इन आफ्टर कॉल दी बायर ऑफ अदर पार्ट। इस तरीके से डीड बनती है। तो आपका नाम, बाप का नाम, एज सब जेन्युइन होना चाहिए आपका। ये बोलता है सेक्शन 27। सेक्शन 35 क्या बोलता है? सेक्शन 35 बोलता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये भी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए क्योंकि अगर वो ड्यूली स्टैम्प नहीं होगा, तो वैलिड एविडेंस नहीं माना जाएगा, राइट। और सेक्शन 64 क्या बोलता है? अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो वो डॉक्यूमेंट तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, साथ में आपको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। वो डॉक्यूमेंट तो नल एंड वॉइड होगा, साथ में आपको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अब आप बोलोगे सर 5,000 रुपए की पेनल्टी सर बहुत कम नहीं है। भाई आप सोच के देखो, 1899 में जब बना था तब कितनी थी? जब 1899 में बना था, सोचो तब कितनी थी? 5,000। आज तक बड़ी नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन सोच के देखो उस जमाने में 5,000 रुपए, जब 100 रुपए का प्लॉट आया करता था, उस जमाने में 5,000 की पेनल्टी थी। राइट। तो आई होप कि यहां तक हम लोगों को सारा का सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द स्टैम्प एक्ट समझ आ गया होगा। हमने सेक्शंस करे कौन कौन से? 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18 से लेके हमने करा, 18 से लेके 24 तक किया है, फिर उसके बाद 27 किया है, 35 किया है ठीक है जी। इसके बाद हमने कौन सा किया है? 29 किया है, वो पर्सन हु इज लायबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी, और ई स्टैंपिंग किया है, खत्म। लास्ट में हमने 64 सेक्शन किया है पेनल्टी वाला, देखो। और आगे हमने कुछ डेफिनेशंस की हैं, 5 या 6, दैट्स इट। इसको अगर हम फटाफट से क्रैक करें तो 3 कौन सा था? लाइबल टू पे, हु इज लाइबल टू पे, हु इज नॉट लाइबल टू पे। 4 कौन सा था? कि भाई इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक से ज्यादा है, ट्रांजेक्शन एक है। 4, 5 कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट एक है, ट्रांजेक्शन ज्यादा है। 6 एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, समझ ही नहीं आ रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है। 11 एडहेसिव स्टैम्प। 12 उसकी कैंसिलेशन। 13, 14 इंप्रेस्ड स्टैम्प। 18 के साथ 19 भी किया था, दोनों ये फॉरेन नोट से रिलेटेड थे। यहां से लेके 24 तक हमने सारे करे हैं सेक्शन। 27 सच बोलो झूठ मत बोलो। 35 एडमिसिबल जो है वो होगा तभी जब ड्यूली स्टैम्प्ड होगा। 64 नहीं है तो अगर सच नहीं बोला तो 5,000 की पेनल्टी। 29 पर्सन्स हु आर लायबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी। डन जी, राइट। तो यहां पर हम लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया है। अब तबीयत साथ नहीं दे रही है, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल पढ़ा नहीं पाऊंगा। एंड आई डोंट वांट कि पहले ही दिन गड़बड़ हो, क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एस्थमेटिक हूँ, इस वजह से जान जा रही है। तो अभी मैंने आपको 5 चैप्टर्स कराए हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने अपने रिविजनरी लेक्चर्स के अंदर, LMRs के अंदर तकरीबन आपको दिए हैं, उसमें 12-13 चैप्टर्स के मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं आपको। अगर किसी को भी मेरे कोई चैप्टर के नोट्स वगैरह, जैसे NCLT कह रहे हैं बच्चे, तो NCLT के जो मेरे हैंडआउट्स हैं, जो मैंने नए बैच को लिखवाए थे अभी करंटली जो लेटेस्ट, वो मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कल मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले, ताकि आप उसको वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे को थोड़ी सी इजाजत चाहिए, ले सकता हूं बिना किसी ग्रजेस के, प्लीज कैन आई टेक योर लीव? डन, राइट, ठीक है जी। तो नोट्स वगैरह जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैं अभी डाल दूंगा, जो भी मुझे लगेगा इसके अलावा रेलेवेंट नोट्स हैं वो श्योरली डाल दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कल अच्छा पेपर करके आना। और GIGL के अंदर याद रखिएगा, 2 चीजें याद रखिएगा, केस लॉ जरूर लिखना है, सिवाय इंटरप्रिटेशन चैप्टर के। इंटरप्रिटेशन में केस लॉ जो है वो नहीं लिखने हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो केस लॉ है वो भी नहीं लिखने हैं। इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेज छोड़ के बाकी सब में केस लॉ जरूर आपको लिखने हैं, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलस्ट्रेशन जरूर लिखेगा, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। बिना एग्जाम्पल के कोई भी क्वेश्चन खत्म नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो केस लॉ जरूर लिखने हैं, केसेस के नाम जरूर लिखने हैं और एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। CRPC, CPC, IPC, लिमिटेशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इन सब के रिविजनरी लेक्चर्स
इसी प्रकार के मैंने अपने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं रिविजनरी लेक्चर्स के नाम पे। अगर आप उसे देखना चाहो तो अभी मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद देख सकते हो, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह 8 बजे के बाद कोई लेक्चर मत देखिएगा। अभी देखेंगे 3-4 घंटे लेक्चर देखिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद किसी तरीके का कोई लेक्चर मत देखिएगा। उसके बाद प्लीज और प्लीज सिर्फ अपनी बुक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज CS अमित वोरा साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय। हम परसों मिलेंगे आपके जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन के लिए। थैंक यू।